Good morning, students. We are studying atomic structure in which we have studied few models like J.J. Thomson's model, Rutherford's atomic model ना। इसके बाद हम लोग देखे थे ये क्या कहा लाइट का नेचर। उसमें हम लोग पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों देखे, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे कि व्हेन द लाइट इज कंसिडर्ड एज ए कॉर्पसल्स ना, दैट मीन्स कि पार्टिकल नेचर तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को दोनों को explain कर देता है, but when the light is considered but it fails to explain the phenomenon of diffraction and interference. Therefore new concept of light was introduced, that is electromagnetic wave। तब वो जो था आपको इंटरफेरेंस और क्या कहा जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन कर देता है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन photo electric effect and black body radiation। Therefore light is considered as a dual nature, that is wave nature and particle nature, then it will be explained। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे क्या कहा जाता है, हाँ प्रॉपर्टी जो वेव था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे लाइट आपको सन लाइट आ रहा है, आपको उसको प्रिज्म से पास कर दीजिए, तो क्या सभी 7 कलर आज तक देखे हैं? नो सर। नहीं। रेनबो होता है, रेनबो में क्या 7 कलर आप देखे हैं? एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा, 5-6 जाते जाते आप कंफ्यूज करने लगिएगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो एक्चुअली सनलाइट जब आता है और उसको हम लोग किसी मीडियम से पास करते हैं, किसी सॉल्यूशन से पास कर देते हैं, तो सम ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मीडियम से होकर क्या आएगा, तो कुछ डस्ट पार्टिकल होगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा। तो जो वेवलेंथ का लाइट ट्रांसमिट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया गया, वो तो हम तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसका वेव जो है से आपको प्रिज्म में पास करने के बाद भी दिखाई नहीं देगा। तो जो बाद में स्पेक्ट्रम मिलेगा प्रिज्म से पास करने के बाद, उसकी जो बैंड बनेगा वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, वहां पर डार्कनेस अपीयर होगा। ठीक है। और अगर कोई आपको लाइट लिए और विदाउट पासिंग थ्रू एनी मीडियम और एनी सॉल्यूशन पास कर दिए, ठीक है, तो सारा का सारा आपको रे का स्पेक्ट्रम जो है सभी कलर का मिल जाएगा। आइए once again we will study about the atomic spectra। The spectrum is the impression produced on a screen when the radiation of a particular wavelength are analyzed through a prism of or diffraction grating। अगर हम लोग लाइट को पास कर दें किसी भी प्रिज्म से, ठीक है, तो एक कलर का बैंड मिलता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो अपना वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव with all the wavelength in the visible range, मतलब सातों कलर का दिखाई देगा। A ray of white light is spread out into a series of colored band called spectrum। Spectra are further classified broadly into two categories, that is emission spectra and absorption spectra। ठीक है, यही देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ठीक है, यह लाइट का सोर्स है, इसको स्लिट से पास कर दिए, ठीक है, स्लिट से पास करने के बाद प्रिज्म से होकर के गुजरेगा, यह बैंड मिल गया स्क्रीन पर ना, कई कलर दिखाई दे रहा है, 3-4 कलर दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्क्रीन पर कलर बैंड मिल रहा है, इसी को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। emission spectrum, when the radiation emitted from some source, e.g. from sun, or by passing electric discharge through a gas at a low pressure or by heating some substances to high temperature, it is passed directly through the prism and received the photographic plate, the spectrum obtained is called emission spectrum। जैसे कोई सोर्स है और सोर्स से लाइट लेने के बाद डायरेक्टली हम लोग प्रिज्म से पास कर दें विदाउट पासिंग थ्रू एनी मीडियम लाइक सॉल्यूशन और क्या कहा जाता है एयर, तो उसमें जो होगा आपका ये क्या कहा जाता है
जो बैंड मिलेगा सभी के सभी कलर दिखाई देंगे आपको, इसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ ए रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट इज एन इमिशन स्पेक्ट्रम। और कोई भी सब्सटेंस जब एक्साइटेड स्टेट में हिट करने से वो चला जाता है, ठीक है, मतलब कि एन एक्साइटेड स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें उसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है, तो हाई होती है तो उसमें जो इमिशन होता है तो वो सारा का सारा रेडिएशन उसमें आपको दिखाई देगा, उसको कलर बैंड आप ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन क्या कहा जाता है, अगर उसी लाइट के सोर्स को किसी सॉल्यूशन से पास कर दीजिए, किसी डस्ट पार्टिकल से पास कर दीजिए, किसी मीडियम से पास कर दीजिए, तो सम ऑफ द वेव विल बी ऑब्जर्व्ड ना, और रिफ्लेक्टेड those wavelength, those light whose wavelength is not transmitted, that means it will be observed, it will not transmit ना through the prism and certainly it will not be produced on the color band, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप इमिशन स्पेक्ट्रम का ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का है, ऊपर वाला सोडियम का है, ठीक है। अब आ जाइए, इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। When the white light from any source such as sun, a bulb or any hot glowing body is analyzed by passing through a prism, it observed that it split up into 7 different colors from violet to red like rainbow as shown in the figure। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। देखो इसमें सातों कलर तुमको दिखाई दे देगा, ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ये व्हाइट लाइट है और इसको ग्लास प्रिज्म से पास कर दिए तो 7 कलर आपको डिस्टिंक्टली विजिबल हो गया, ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, ग्लास प्रिज्म से पास किया गया है। These colors are so continuous that each of them merge into the next, hence the spectrum is called continuous spectrum। It may be noted that on passing through the prism, red color with the longest wavelength is deviated होना चाहिए, deviated least, while violet color with shorter wavelength is deviated the most। माने जिसका वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। आइए अब हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। When gas or vapor of a chemical substance are heated in an electric arc or in a Bunsen flame, light is emitted। If the ray of the light is passed through the prism, a line spectrum is produced। तो उससे जो आपको जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। Discontinuous spectrum consists of distinct and well-defined lines with a dark area in between is called line spectra। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा, जैसे हम लोग सोडियम वेपर लैंप ले लिए, उसके इमिशन को हम लोग पास कर दिए प्रिज्म से, तो डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट ये डार्क बैंड और लाइन बैंड मिले, ब्राइट बैंड मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। The emission spectrum consisting of series of very closely spaced lines is called band spectrum। और इसी emission spectrum को जिसमें छोटा छोटा आपको स्पेस दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया आपको, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, और बैंड स्पेक्ट्रम हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान देना। हेंस इट इज आल्सो नोन एज मोलिकुलर स्पेक्ट्रम। द बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। बैंड स्पेक्ट्रम मिलने का मेन वजह क्या है, तो एटम के वाइब्रेशन की वजह से मिलता है, उनका रोटेशन की वजह से मिलता है, ठीक है। तो आइए डिफरेंस बिटवीन हम लोग लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। Line spectrum, the lines spectrum has sharp, distinct, well-defined lines। Band spectrum क्या है, तो band spectrum has many closed lines। The line spectrum is the characteristic of atom and is also known as atomic spectrum। The band spectrum is characteristic of molecules and is known as molecular spectrum। The line spectrum is due to transition of electron in an atom। Line spectrum जो होता है एटम के
लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है तो उसके वजह से आपके लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्सरे ऑफ एटम भी कहा जाता है। द बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन और रोटेशन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। द लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनर्ट गैसेज, मेटल वेपर and atomized non-metals, while the band spectrum is given by hot metal and molecular non-metals. अब आइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे लाइट का सोर्स लिए और उस लाइट को पहले सॉल्यूशन से पास कर दिए, किसी मीडियम से पास कर दिए, तो कुछ लाइट जो है सो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिस वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब हो गया उसका कलर जो होगा वहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस एंड देन एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप ना, किस इंस्ट्रूमेंट में इसका बैंड स्पेक्ट्रम को हम लोग या किसी भी स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट डार्क लाइन्स आर at the same place where colored lines are obtained in the emission spectra for the same substances। अब आइए, अब हम लोग डिफरेंसेज बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग देखे थे कि ये लाइट को डायरेक्टली पास कर देते हैं सोर्स से विदाउट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, या वेपर। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लाइट को हम लोग पहले सोर्स से लेने के बाद उसको सॉल्यूशन से पास कर देते हैं या वेपर से पास कर देते हैं, तब स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। इमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन इन द अदरवाइज continuous spectrum, ठीक है। emission spectrum can be continuous spectrum if source emits white light, or discontinuous ना line spectrum if source emits some colored radiation। absorption spectrum is always discontinuous spectrum of the dark lines। emission spectrum of hydrogen, ये पढ़ना हम लोगों को है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। emission spectrum of hydrogen NCERT में दिया हुआ। when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube and light emitted on passing electric discharge is examined with a spectroscope, the spectrum obtained is called emission spectrum of hydrogen, which consists of large number of fine lines which are grouped into five different series। ना करते क्या है कि हाइड्रोजन गैस को ले लिए लो प्रेशर पर, डिस्चार्ज ट्यूब में रख दिए। तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है, ठीक है, और उसमें हाई वोल्टेज का करंट पास कर दिए। द लाइट, तो क्या होगा, लाइट इमिट होगा, ठीक है। लाइट इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज एग्जामिन्ड विद द स्पेक्ट्रोस्कोप, और उसको फिर स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहलाता है, ठीक है। और उसमें 5 सीरीज मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक सीरीज अब जोड़ दिया गया है नाम, ठीक है, उसको अब उसका भी नाम याद रखिएगा। पहला सीरीज है लाइमन सीरीज। कहीं से भी लाइट आया एक्साइटेड स्टेट से और वह ग्राउंड स्टेट में आ गया, फर्स्ट शेल में आ गया, ठीक है, तो आपको लाइमन सीरीज कहलाएगा। कहीं से भी आए लाइट किसी भी शेल से और सेकेंड शेल में आ जाए तो उसको बाल्मर सीरीज, तब हो गया पाश्चन सीरीज, तब ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, तब हम्परी सीरीज, छठा हो गया हम्परी सीरीज, ठीक है। इसको ऑलमोस्ट मान्यता मिल गया है इसको, हम्परी सीरीज को। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, फंड नहीं पढ़ना है, फंड और हम्परी सीरीज, ठीक है। आइए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर मैं खुद ही बना करके दिखला देता हूँ, कहीं ना कहीं तो डायग्राम इसका आ ही जाएगा। देख, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये आपका थर्ड सेल हो गया, ये आपका फोर्थ सेल हो गया, ये आपका फिफ्थ सेल हो गया,
और ये आपका 6 हो गया, ठीक है, और ये 7। टोटल नॉन शेल जो है 7 है ना। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होता है। कहीं से भी रे आया और फर्स्ट शेल पर आकर के रिटर्न बैक हो गया, कहीं से भी किसी भी से, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ये तो ये हो गया लाइमन सीरीज ना। फर्स्ट शेल में आ गया तो लाइमन सीरीज। इसके बाद कहीं से भी आया और ये सेकेंड शेल में आ गया, इस यहाँ कहीं से भी आया सेकेंड शेल में आ गया, ये सेकेंड शेल में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल्मर सीरीज। कहीं से भी आया और थर्ड शेल में आ गया, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, ये हो गया आपका पास्चन, ठीक है। अगर ये फोर्थ शेल में आ गया कहीं से भी, ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट। और अगर ये आपका फिफ्थ सेल में आ रहा है तब हो गया फंड, और ये सिक्स्थ सेल में आ गया तो ये हो गया आपका हम्परी सीरीज, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रीजन का होता है, ये अल्ट्रा वायलेट का होता है, ये इंफ्रारेड रीजन का होता है। यही तुम्हारा बाल्मर सीरीज जो है आपका विजिबल रीजन का होता है। आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे अब। The wave number of all the lines in the series can be calculated by Rydberg equation। यही हो गया 1 by lambda is equal to rz square ना, अंडर ब्रैकेट 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 and n2 are whole number, n2 is greater than n1, ठीक है। फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक, हाँ, अब ये जो हाइड्रोजन लाइन की स्पेक्ट्रल लाइन जो है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो किसके लिए अप्लीकेबल है। तो आपको सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हीलियम प्लस में बदल गया, लिथियम +2, बेरिलियम +3 ना, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज। यही है, ये लाइमन सीरीज हो गया, ये बाल्मर हो गया, ये पास्चन हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, ये फंड हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, इसका डिफरेंसेज सबसे ज्यादा, इसका डिफरेंसेज थोड़ा कम, उसका और थोड़ा कम, इसके बाद और थोड़ा कम, इसके बाद और कम, उसके बाद और कम, इसके बाद और कम, इधर आते आते डिफरेंसेज ओवरलैप बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाता है इधर, ठीक है। तो याद रखना, इधर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाता है, डिफरेंसेज घटते जाता है। वजह क्या है कि दो शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होने लगता है। एनर्जी तो बढ़ेगा एक सेल से दूसरे सेल पर, लेकिन एनर्जी डिफरेंसेज घटने लगता है। आगे हम लोग चल करके देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम ना। तो जैसा कि मैं बताया था, लाइमन सीरीज आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, और बाकी आपका इंफ्रारेड रीजन, जिसको आपको नियर इंफ्रारेड, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया फार इंफ्रारेड, मिला जुला के यहाँ तक IR हो गया, यानी कि इंफ्रारेड रेज हो गया। और आपका ये UV रेज हो गया, ये कौन सा रेज हो गया, UV रेज हो गया। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रल, ये हो गया विव की ओर में आता है सिर्फ बाल्मर का, ठीक है। तो याद रखना आसान है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है आपका। रदरफोर्ड्स मॉडल इज इन ट्रबल एंड एक्सिलरेटेड चार्जेस शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड में था ना, तो मैक्सवेल लॉ था, कहता था कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और तो वह दूसरे अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर मूव करेगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी एंड फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ पहले ही, मैं दिखा चुका हूँ। यही था आपका, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में होता है बाहर। तो बोर रिवाइज्ड रदरफोर्ड्स मॉडल टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा फॉर द एलिमेंट। तब बोर ही थे जो इसको क्लासिफाई किए, डिफाइन किए कि कैसे एग्जिस्ट करेगा ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा फॉर एलिमेंट। देखो रदरफोर्ड के हिसाब से ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका ना, इस तरह से रोटेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन के, तो एक दिन जाकर न्यूक्लियस में क्या होगा, रोटेट करते करते गिर जाएगा और एग्जिस्टेंस जो है एटम का खत्म हो जाएगा। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ठीक है।
तो ये हो गया आपका studied under Rutherford at the Victoria University in Manchester। रदरफोर्ड के चेला था ये, कौन? बोर, और इन्हीं के अंडर में काम करता था। ठीक है, तो अपने गुरुजी के टॉपिक से इनको लगाव था काफी, इसलिए उनका खंडन भी किया कि नहीं गुरुजी यहाँ पर ऐसे ना ऐसे होगा। और refined Rutherford's idea by adding that electron were in orbit rather like planet orbiting the sun with each orbit only able to contain a set number of electron। जैसे रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन will revolve around the nucleus and it will fall in the nucleus। मैंने फेल कर गया था, मैक्सवेल थ्योरी इनको फेल कर दिया था, लेकिन ये बोले कि नहीं, इलेक्ट्रॉन will revolve, of course it will revolve around the nucleus but in a fixed path ना, that very path is circular and known as shell or orbit। ठीक है, उसका और नाम ऑर्बिट या शेल दिए। टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल एंड टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर प्रपोज्ड ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और तब जाकर एक मॉडल प्रपोज किए जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, और बोर का पोस्टुलेट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर थ्योरी के बारे में। क्या क्या था? तो पहला था कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ना, concept of stationary orbit। According to Bohr, electron will revolve around the nucleus in fixed shell or fixed path। That very path is known as shell or the orbit and these are stationary। तो इसी को कहा जाता है concept of stationary orbit। ठीक है, या shell, stationary shell। The electron revolve around the nucleus with a definite velocity in certain fixed closed circular path called orbit or shell or stationary state। These shells are numbered as 1 2 3 4 and are infinite in number but only 7 are known and these are represented with K L M N O P इस तरह से। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वह एनर्जी रेडिएट करता है। दूसरा कंसेप्ट है इनका कि when the electron will revolve around the nucleus ना, it will not radiate or absorb the energy unless the electron is present in the same shell, but when the electron will jump from higher energy level to lower energy level then it will radiate energy। that very energy is given बराबर H बराबर H न्यू। जैसा कि आप देखेंगे, फिर से इसका देख लीजिए आप, ये हायर शेल है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन जो है से जंप कर करके लोअर एनर्जी लेवल में चला गया तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा और यह एनर्जी कौन सा है? ये हो गया। ठीक है, अब आइए, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड। हाँ, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ गया तो यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा बट द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट विल रेडिएट एनर्जी। ठीक है, each orbit is associated with a definite amount of energy as long as electron is revolving in an orbit it neither loss electron gain energy or loss energy, hence these orbits are called stationary state or stable orbits। ठीक है, नेक्स्ट है कि द सेंट्रीफ्यूग। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस पर, या ये मैं बताया कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल। ठीक है, बट ओनली 7 अननोन बट ओनली दोज शेल्स आर पॉसिबल, only those shells are possible in which an angular momentum of an electron is an integral multiple of nh upon 2 pi ना। वैसे शेल पॉसिबल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr ना किसके इंटीग्रल मल्टीपल है? तो h अपॉन 2 के ही इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। n जहाँ हो गया इंटीजर 1 2 3 नॉट इन फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। मतलब कि ऑर्बिट्स आर ये क्वांटाइज्ड डिसकंटिन्यूअस, 1 के बाद जब भी आएगा तो 2 आएगा, 2 के बाद जब भी आएगा तो 3 आएगा, इस तरह से होते हैं द सेंट्रीफ्यूज। हाँ, और जब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स लगता है, एक सेंटर की तरफ लगेगा
ना, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सेंटर पर प्रोटॉन है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच विल बी पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, अनदर फोर्स will act outside the center known as centrifugal force, and these forces are equal but in opposite direction, thus electrons revolves only around the nucleus at a fixed path. ठीक है, तो the centrifugal forces of the revolving electron in a stationary orbit is balanced by electrostatic attraction between the electron and the nucleus. ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। और जहाँ पर आप फॉर्मूला देखे थे एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n is the integers 1 2 3 4 and so on, and is called principal quantum number, and h is Planck's constant which you have already studied on yesterday. Next concept है इनका, the energy of electron changes only when it moves from one orbit to another. Outer orbit have higher energy while inner orbit has lower energy. The energy is absorbed when an electron moves from inner orbit to outer orbit, but when the electron will jump from higher orbit to lower orbit, then it will radiate energy. ठीक है, energy emitted or absorbed in a transition is equal to differences between the energy of the two orbits. Suppose E2 और E1 में exchange हुआ, ठीक है, E2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 में आ जाएगा, तो दोनों के एनर्जी डिफरेंसेज निकाल देंगे। ठीक है, वही उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगा, रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन होगा। एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, और वह क्वांटम के फॉर्म में होगा। हियर E1 एंड E2 आर लोअर हायर अलाउड एनर्जी स्टेट। एक्सप्रेशन फॉर एटॉमिक रेडियस, तो आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। टाइम कितना हो गया है, 24:25, चलो एग्जैक्ट टाइम पर छोड़ा भी हूँ, लेकिन अभी जो आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, इसलिए इसको कल ठीक से एक्सप्लेन करूँगा मैं।